हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के बारे में कि ये क्या है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, अगर हम जापान की बात करें, जापान और इंडिया के रिलेशंस एंशियंट टाइम से काफ़ी अच्छे हैं। बिकॉज ऑफ बुद्धिज़्म ऑल्सो कल्चरल टाइज हमारे जापान के साथ अच्छी हैं, प्लस ट्रेड टाइज, इकोनॉमिक टाइज। जापान इंडिया का 5th लार्जर इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर यानी जो देश हमारे देश में अपना पैसा लगाते हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो जापान जो है वो इंडिया का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और ऑलमोस्ट उसने $36.2 बिलियन जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम कहते हैं। 2000 के बाद से, 2000 से आप मान लीजिए काफ़ी पैसा जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। इस फैक्ट को देखते हुए इंडिया का जो डिपार्टमेंट है DPIIT, फुल फॉर्म है इंडियाज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट का क्या काम है कि इंडस्ट्रियल और इंटरनल ट्रेड जो है हम उसको प्रमोट करते हैं। जो डिपार्टमेंट प्रमोट करता है उसको DPIIT बोलते हैं। अब ये चीज़ देखते हुए कि जापान इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, इससे दोनों देशों की इकोनॉमीज़ को फ़ायदा होता है, इंडिया की इकोनॉमी को भी, जापान की इकोनॉमी को भी। तो दोनों देशों के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंडिया की तरफ से DPIIT हो गया, जापान की तरफ से जापान मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेती हो गई। इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट मीटिंग जो है वो कंडक्ट की। इस मीटिंग में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन किस चीज़ की कि जो जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं इंडिया में वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं। यानी जापान ने जो JIT हम बोलते हैं ना, अब JIT शॉर्ट में आपको समझाऊं क्या है कि इंडस्ट्रियल, जापानीज छोड़ दो, अगर आप सिर्फ ये टर्म देखो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम किसको बोलते हैं। जिस तरह से कम्युनिटी हॉल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पार्क्स बनाए जाते हैं, बिजनेस एरियाज बनाए जाते हैं, शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, मॉल्स बनाए जाते हैं, तो इस तरह के एरियाज को हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बोलते हैं। तो जब उसके पीछे J लग रहा है, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, यानी जापानीज की कंपनीज ने, जापान की कंपनीज ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ऑलरेडी बहुत सारे हमारे यहाँ पे गुजरात में इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप वाले एरियाज़ हैं। अब वहाँ पे उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, किस तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है, वो इवैल्यूएट करने के लिए इंडिया और जापान के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने एक जॉइंट मीटिंग रिसेंटली करी। और इंडिया डेफिनेटली पिच करना चाहता है क्योंकि हमारे लिए जापान अच्छा इन्वेस्टर है, हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो रिसेंटली ये मीटिंग हुई। 10 बिग इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ये 2018 FDI देखेंगे इन करोड़। तो ये रेड वाला जो है ये टैक्स हेवन का रैंक है, टैक्स इंडेक्स रैंक है। सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, US, जापान, UK, UAE, जर्मनी, फ्रांस, सिप्रस, तो ये देश हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। और ट्रेड रिलेशन अगर आप जापानीज़ कंपनी से देखेंगे तो हमारे इम्प्रूव ही हो रहे हैं। जैसे 2006 में सिर्फ 267 कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया था और 2014 तक आप देखेंगे तो 1209 कंपनीज़ ने, जापानीज़ कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। ना आई एम श्योर कि अभी तक 2022 तक ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ये सर्वे जो है एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली का है। अब DPIIT और जो स्टेट्स हैं हमारी, इन्होंने अपना एरिया, अगर हम चाहते हैं कि जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के लिए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली वो लैंड देखेंगे कि हम कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, किस एरिया में बनाएं। तो हमारी स्टेट्स ने उनको, जो हमारे डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आउट टाउनशिप्स में, वो उनको दिखाया जो कि जापानीज़ इन्वेस्टर्स के लिए ईजिली अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये मीटिंग जो है और ये प्रोग्रेस जो है रिसेंटली हुई है। और जापानीज़ बिजनेसेस को इन्वाइट भी किया कि जो जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं ग्राउंड पे वो किस तरीके से काम कर रही है, आप आके देख सकते हैं। तो JITs के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने आइडिया दे दिया कि JITs, जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स क्या है, अब ये कैसे इस्टेब्लिश हुई थी। तो जो भी JITs हैं ये इस्टेब्लिश हुई थी
एक्शन एजेंडा फॉर इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड प्रमोशन एंड एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ के अंदर जो है ये JITs जो हैं इस्टेब्लिश की गई हैं। 2015 अप्रैल में इसको साइन किया गया था मेती और DPIIT के बीच में ये साइन हुआ था और JITs को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। ये जो एक्शन एजेंडा है इसको साइन किया गया। अब गोल यहाँ पे इस चीज़ का गोल क्या है कि क्यों, ताकि जापानीज इन्वेस्टमेंट वैसे ही हमारे देश में ग्रो कर रही है इन इंडिया में, तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ग्रो करे बाय बिल्डिंग दिस जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप। हमारे देश में वो JITs बनाए स्पेसिफिकली कहाँ पे, जैसे कि आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले रीजन्स हैं। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं। आप मुझे अगर आप और भी दो और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं ये आप मुझे बताओ। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर होती हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री आप इंटर रिलेटेड रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री की हेल्प मिलती है, इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प मिलती है, राइट। तो इस तरह के कॉरिडोर्स में हम चाहते हैं कि जो JITs हैं वो इस्टेब्लिश की जाएं। और जापान इकलौता ऐसा देश है भारत में जो कंट्री फोकस्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप चला रहा है अलग से और स्पेशल। और इन एरियाज़ में अगर आप देखेंगे जापान डेस्क्स भी हैं। जापान डेस्क जैसे हेल्प डेस्क होता है ना, उस तरीके से जहाँ पे ट्रांसलेशन कोई भी हेल्प सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देखने को आपको मिलेंगी, रेजिडेंशियल क्लस्टर्स मिलेंगे, स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेंगे जापानीज़ इंटरप्राइजेस को, जितने भी जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं इंडिया में। तो ये सब स्पेशल चीज़ें वहाँ पे हैं। और ये टाउनशिप्स ऑलरेडी ऐसे हैं कि रेडी टू मूव इन है। अगर बिजनेस यहाँ पे सेटल होना चाहता है, जो फैसिलिटीज़ हैं पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, लैंड अवेलेबल है अलॉटमेंट के लिए कि जापानीज़ बिजनेस आके यहाँ पे अपना काम जो है, ऑलरेडी इतनी सारी कंपनीज हैं, वो शुरू हो सकता है। तो ये जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के बारे में। अब नॉर्मल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स जैसे मैंने कहा, आप जापानीज़ पीछे से हटा दो तो टर्म इज इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो ये इकोनॉमिक एरियाज होते हैं किसी भी कंट्री के, जहाँ पे लॉज में कंसेशन होती है और भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसको, लेकिन प्राइवेट बॉडीज़ को, ताकि वो अपने बिजनेस यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स जो है जिससे बिजनेस करने में आसानी हो, उसको सेटअप कर पाएँ। इंडिया में JIT कैसे आया ये मैंने आपको बताया। और फिलहाल आप याद रखिए कौन कौन से कॉरिडोर्स में हम इनको और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अभी 114 फर्म्स हैं JITs में, ओके। तो 114 जापानीज़ फर्म्स हैं जो जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में सेटल्ड हैं। और मेजॉरिटी ये जो बिजनेसेस या इंटरप्राइजेस आप देखेंगे, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसे नीमराना हो गया, शिरी सिटी हो गई, यहाँ पे हैं। डाइकिन, इसूजू, कोबेल्को, यामाहा म्यूजिक, हिताची ऑटोमोटिव, इस तरह के आपने जापानीज कंपनीज का नाम सुना होगा जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं इन टाउनशिप्स में लगाई हैं। अब जापानीज अपनी फैक्ट्रीज, अपने बिजनेसेस यहाँ पे सेटल करेंगे क्योंकि फॉरेन की तो ब्रांड्स इंडिया में आती ही हैं, तो इनको यहाँ पे काफ़ी कंसेशन और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसलिए रिसेंट जो मीटिंग है वहाँ पे हर देश ने अपने ये जो JITs हैं, स्टेट ने, देश ने नहीं, हर स्टेट ने जहाँ जहाँ JITs इस्टेब्लिश हैं उनको इनवाइट किया, जो जापानीज बिजनेसेस हैं उनको वहाँ पे। अब ये जो जॉइंट मीटिंग हुई है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। पहले तो जो हमारे पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंड अवेलेबल है, जापानीज इन्वेस्टर्स को इन टाउनशिप्स में वो दिखाया, उनको बोला कि आप फील्ड विजिट आओ, यहाँ पे फील्ड भी विजिट करो, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ये तरीका है कि देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ये सब अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुआ है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसको कंडक्ट करने का मतलब, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम नहीं चाहते कि हम किसी को बुलाएं, कोई प्रॉब्लम हो, तो वर्चुअली ऑनलाइन मीटिंग्स में ये सब हुआ। जापानीज की साइड से कौन था? एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो जो है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से हमारे जो मिनिस्ट्री, जो ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, एम्बेसी ऑफ इंडिया के टोक्यो में, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया।
ओके, तो ये बात थी पूरी GITs की। तो जैसे मैंने मेंशन किया बीच में कि हम चाहते हैं कि इनके जो टाउनशिप्स हैं और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली आपका एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो काफ़ी सारी स्टेट्स के बीच में से पास करेगा। जैसा हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, अलग अलग आर्टरीज जो हैं अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, तो इसी तरीके से हम चाहते हैं एक मेन सिटी से दूसरी सिटी के बीच में हम एक इस तरह का इंडस्ट्रियल नेटवर्क बनाएं। ओके, यहाँ से आपका फ्रेट कार्गो जो है इंडस्ट्रियल नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन से एक जगह से दूसरी जगह तक जाए। यहाँ पे डिस्टेंस 100 to 150 किलोमीटर, बोथ साइड्स जो मेन आर्टरी है उसके दोनों तरफ हम इतना डिस्टेंस रखना चाहते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, रेल और रोड दोनों के द्वारा, ताकि लास्ट किलोमीटर तक भी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो। तो आप समझ गए, इस तरीके से आपके इंडस्ट्रियल और जो कॉरिडोर्स जो है वो वर्क करते हैं। लोअर लॉजिस्टिक्स रहता है, लोअर कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की रहती है क्योंकि खर्चा आपका ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा आता है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री है, कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कहीं पे कहीं पे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फिर आपको सेलिंग कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे पॉलिशिंग होनी है, अलग यूनिट्स हैं। तो सबको हम कनेक्ट करना चाहते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बताए थे, मैंने मेंशन किया था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ये वाला बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब और कौन कौन से आपके कॉरिडोर्स हैं इंडस्ट्रियल। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चेन्नई विजाग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कोची बैंगलोर मुंबई, ये आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। और आप बीच में देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी की स्टेट्स भी इसमें कवर होती हैं। अब जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, चाहे रेल का हो चाहे रोड का हो, तो दोनों ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। और मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं इन जगहों पे, इकोनॉमिक रीजन्स हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़, अर्बन फैसिलिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टाउनशिप्स, रियल इस्टेट हो गए, इन एरियाज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल वेयर वी लर्नड अबाउट कि GITs क्या हैं, किस तरह से जापान और इंडिया इसको और इम्प्रूव करना चाहता है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या हैं, और अभी रीसेंट मीटिंग में जापान और इंडिया के बीच में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हाईलाइट्स थे। क्वेश्चन है आपके लिए, which out of the following set of industries is not a part of 8 core industries in India? Coal, crude oil, natural gas, steel, cement, electricity, coal, natural gas, refinery products, mining, metallurgical operations and pharmaceuticals. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।